हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। इस पुस्तक का पार्ट 6 पार्ट 5 तक हो गया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो है पार्ट 6। पार्ट का नाम है वायु की गतियाँ। ठीक है, तो पार्ट 6 शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पार्ट में हमने वायुमंडल के बारे में जाना था, वायुमंडल का संगठन, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक क्यों है वायुमंडल में, ये भी हमने देखा। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तापमान के बारे में हमने जाना, तापमान मापने की इकाई के बारे में हमने जाना जो कि डिग्री सेल्सियस है मानक इकाई, और जो है तापमान मापने का यंत्र तापमापी है, थर्मामीटर जिसको बोलते हैं। और वायु दाब के बारे में हमने जाना कि वायु दाब बैरोमीटर से नापते हैं और इसे मिली बार में नापते हैं। जो इकाई है वो मिली बार है जिसमें मापते हैं। और वायु दाब या वायु भार क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। और इसके अतिरिक्त वायु दाब की विभिन्न पेटियों के बारे में हमने जाना, जैसे विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। इसके बारे में हमने जाना। वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में जाना, वर्षा मौसम और वायुमंडल के बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो अपने लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है वायु की गतियाँ। तो वायु की गतियों के बारे में जानेंगे हम। आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। ठीक है, तो हवा और पवन की परिभाषा है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की जो क्षैतिज गति होती है उसे ही हवा या पवन कहते हैं। ठीक है, आगे है पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। क्या है? धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहाँ ये भी पॉइंट ध्यान देने वाला है। आगे है पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी मोटा हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है, कोरियोलिस बल कहा जाता है और इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो विक्षेप बल भी बोल सकते हैं। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी यानी पश्चिम ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं यानी पश्चिम ओर मुड़ जाती हैं। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया, तो उसे ही फेरल का नियम कहते हैं। आगे है पवन के प्रकार। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है ग्रहीय पवन या अस्थायी पवन कहलाती है। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उसे मानसूनी या मौसमी पवनें कहते हैं। इस तरह पवनों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है सनातनी या अस्थायी या नियतवाही पवनें। ये तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है, सनातनी, अस्थायी, नियतवाही पवनें। और फिर दूसरा है अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवनें। ठीक है, आगे देखते हैं इन सब के बारे में। आगे है पवनों के प्रकार को यहाँ पूरा डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर दो बताया गया है, अस्थायी या नियतवाही, फिर अस्थायी या अनियतवाही जो अभी हमने पीछे देखा। फिर इसमें कौन कौन सी आती हैं? अस्थायी में आती हैं व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। ठीक है, और अस्थायी कई भागों में बटी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें मानसूनी है, स्थानीय है और समीर है। तो इसमें मानसूनी में आता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर स्थानीय पवनों में विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे चिनूक है, सिरोको है, बोरा है, लू है। ठीक है, हमारे इंडिया में ये लू स्थानीय पवन पाई जाती है। और फिर है समीर को भी दो भागों में बांटा गया, स्थल और जल। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। जो मुख्य पवनें हैं उन सब के बारे में यहाँ दिया गया है। तो पहला है अस्थायी या नियतवाही पवनों के बारे में जानते हैं पहले। इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। अतः इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। दिए गए चित्र को देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र देखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। आगे है इसको जो तीन भाग हैं मुख्यतः, तो उसमें पहला है व्यापारिक पवन। तो इसको देखते हैं।
अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। चित्र में इसकी दिशा एवं स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे है दूसरा है पछुआ पवन। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ठीक है, आगे है तो ये हो गया जो है व्यापारिक और पछुआ पवनों के बारे में। आगे है ध्रुवीय पवन के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं आगे है 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है चित्र जो दिया गया है उसको यहाँ पर कहा गया है हवा का नाम, और फिर उत्तरी व्यापारिक पवन किस दिशा से चलती है, किस दिशा की ओर चलती है। यहाँ पर आपको ये चित्र देखने के लिए कहा जा रहा है। ये जो चित्र है थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी यदि आप पॉज करके वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे है अस्थायी या अनियतवाही पवनें। ठीक है, तो क है इसमें पहला मानसून पवनें। ठीक है, तो मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि बच्चों से जो है ग्लोब पर इसके बारे में चर्चा किया जाए, कोरियोलिस बल को समझाया जाए। और आगे बढ़ते हैं। आगे है स्थलीय तथा सागरीय समीर के बारे में। तो अभी हमने मानसूनी पवनों के बारे में जाना, अब हम जानेंगे स्थलीय या सागरीय समीर के बारे में। स्थलीय या सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की भांति होती है। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। ठीक है, सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चला करती है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, दिन में जो है सागर से स्थल की ओर जा रही है, और यहाँ जो है रात में स्थल से सागर की ओर। ठीक है, दिन में यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर। ठीक है, तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है सागर से स्थल की ओर और रात में स्थल से सागर की ओर। आगे है स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठने लगती है, इससे स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है, इसे सागरीय समीर कहते हैं। सोचिए रात के समय स्थलीय समीर क्यों नहीं चलती। ये बच्चों से चर्चा के लिए है कक्षा में। और आगे है स्थानीय पवनें। किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार के पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय पवन किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार के पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इनमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर दिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत के स्थानीय पवन का उदाहरण लू है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदानों में मई से जून के महीनों में चलती हैं। विश्व की कुछ अन्य स्थानीय पवनें हैं। चिनूक अमेरिका की है, ठीक है,
चिनूक कहाँ की स्थानीय हवा है? अमेरिका। सिरोको इटली की, हरमट्टान सहारा मरुस्थल की, बोरा एड्रियाटिक सागर की और मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस की स्थानीय हवा है और ब्लिज़र्ड कनाडा एवं साइबेरियाई क्षेत्र की स्थानीय हवा है। ठीक है, ये जो पवने हैं स्थानीय पवने, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप इसे ध्यान दें। और BTC के एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया है, तो DLED के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है इसको। सिरोको जो है इटली की, हरमट्टान सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें वीडियो को पॉज करके। आगे है चक्रवात के बारे में, चक्रवात के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं। आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेज़ी से धूल भरी आंधी या बवंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चक्रवातों में पवनें जो है बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, और इनमें जो है मध्य में निम्न वायुदाब होता है और किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को आप देख सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा को देखिए, यहाँ चित्र में कहा जा रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं, बॉक्स में दिया गया है, इसे भी जानें। चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती है। स्थलीय मार्गों पर पहुँचने पर इसकी गति मंद पड़ जाती है, इसलिए तटवर्ती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसको देखते हैं, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 अंश से 20 अंश अक्षांशों के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। ठीक है, हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% जो भूभाग है वो समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित होता है। ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात का नाम हर जगह अलग अलग है, आप इसको ध्यान दें। चीन में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो और उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देखिए। ठीक है, तो यहाँ बच्चों से चर्चा के लिए है कि कक्षा में उन्हें मानचित्र दिखाया जाए और जिससे वो जो है उनका ये जो अधिगम है वो अस्थायी हो सके। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात 30 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। चक्रवात से बचाव के बारे में यहाँ दिया गया है। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टीशे उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें और सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। ठीक है, आगे है प्रति चक्रवात। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। इससे पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। ठीक है, तो ये हमने देखा जो है पाठ 6, जिसमें हमने जो है विभिन्न प्रकार की पवनों के बारे में जाना। और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 7, जिसमें होगी समुद्र की गतियाँ। तो समुद्र की विभिन्न गतियाँ हैं, जैसे ज्वार भाटा है, तरंगे हैं और भी बहुत कुछ है, हम उसको जानेंगे। इस जलधाराएँ हैं, विभिन्न प्रकार की गर्म जलधारा है और जो है ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।